नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और अंत में भारत की स्वतंत्रता के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने भारत छोड़ो आंदोलन करवा दिया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है आगा खां महल में, और फिर गांधी जी वहां पर उपवास कर देते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कैप्टन मोहन सिंह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार से अफगानिस्तान होते हुए, रूस होते हुए फिर जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से फिर वो सिंगापुर जाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर लेते हैं, और उसके बाद भारत पर कूच करने की कोशिश करते हैं, परंतु जापानियों के हार जाने की वजह से फिर वो अपने जो उनका आप कहो कि उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। इतनी सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे भाई। बाद में उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी चलाए जाते हैं आजाद हिंद फौज वालों पे। उसके बाद भी घटनाएं जो है कुछ इस प्रकार होगी। वेवेल योजना आएगी 1945 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, और उस कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर ही भारत में स्वतंत्रता का राह आप कहो कि निकलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है अब 1945 आते आते 1945 आते आते ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। इससे पहले कौन था? चर्चिल। चर्चिल क्या था? कट्टर एकदम साम्राज्यवादी। उसने क्या कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि नहीं बना हूं। उसने ये वाली बात कही थी। परंतु अब 1945 आते आते ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगता है। होता क्या है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में पहले जो विश्व शक्ति हुआ करती थी महत्वपूर्ण, ब्रिटेन, उसकी जगह पर अब दो शक्तियां जो है महाशक्तियों के रूप में आ जाती है। एक होता है यूएसए और दूसरा होता है यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। ये दो शक्तियां अब मुख्यतया विश्व में उभर कर सामने आ जाती है। और ब्रिटेन जो है, कभी ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, अब उसका सूर्य जो है वो अस्त होने की ओर यानी ढलान पर अब होता है ना। एक तो ये घटना हो जाती है। दूसरी बात, जो ये अब जो विश्व शक्तियां उभर कर आई, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों ही ये चाहती थी कि भाई भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाए। यूएसए तो इसलिए चाहता था कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो यूएसए हमारे साथ ट्रेड कर पाएगा, है ना, ज्यादा मात्रा में ट्रेड कर पाएगा, है ना, मुक्त व्यापार हो पाएगा। नहीं तो ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे यहाँ औपनिवेशिक अगर नीतियां लागू रहेगी तो ब्रिटिशर्स ही हमारे साथ व्यापार कर पाएंगे, यूएसए नहीं कर पाएगा। तो इसके भी खुद जो है इसमें हित हुआ करते थे, है ना। यूएसएसआर भी कि भाई नहीं, भारत को जो है वो आजादी मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या हुआ, इंग्लैंड में खुद में वहां पर एक दो पार्टियां होती है ना, एक कंजर्वेटिव पार्टी यानी रूढ़िवादी पार्टी और एक लेबर या लिबरल पार्टी, है ना, होती है। तो वहां पर अब कंजर्वेटिव पार्टी की जगह कौन सी पार्टी की सरकार बन गई? लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। और लेबर पार्टी की जो होती है उसके नेता और उसकी विचारधारा ये कहती है कि भाई भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है, और सब के सब अब देखो तो माहौल जो है वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में इस वक्त झुक जाता है। इसलिए अब ये फैसला लिया जाता है कि भाई भारत को अब स्वतंत्र किया जाना पड़ेगा, अब तो भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। इसी बीच में देखना, आजाद हिंद फौज के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया कि फिर आजाद हिंद फौज जो है जापान के सरेंडर करने के बाद ये भी सरेंडर कर देते हैं, और इनके ऊपर फिर मुकदमे चलाए जाते हैं। इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलाए जाते हैं, है ना। तो देखो, आईएनए ट्रायल्स ओपन इन रेड फोर्ट, है ना। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है उस टाइम की। लाल किले में इनके ऊपर जो है वो मुकदमे चलाए जाते हैं, है ना। यहां पर जो है नेहरू ने कहा कि भाई ये जो गुमराह देशभक्त हैं इनके ऊपर थोड़ी सी उदारता दिखाई जानी चाहिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन कर दिया, और जो सैनिक रिहा भी कर दिए गए थे उन फौजियों को आर्थिक सहायता देने के लिए, साथ ही साथ अब उनको सेना में तो वापस लिया नहीं जा सकता था भाई, सेना का अनुशासन एक बार भंग हो गया और जिसने अनुशासन भंग कर दिया उसको वापस नहीं लिया जा सकता, है ना। क्योंकि अगर सेना का अनुशासन टूटा उसके बाद में कोई भी देश जो है वो संप्रभु होकर नहीं रह सकता, है ना। तो अब जिन लोगों को रिहा कर दिया गया, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आजाद हिंद फौज राहत कोष बनाए जाने लगता है, और जांच समिति भी बिठाई जाने लगती है भारतीयों के द्वारा।
लाल किले में जो है मुकदमा शुरू होता है और भारतीयों की ओर से यानी इनका पक्ष रखने के लिए भोला भाई देसाई जो होते हैं ना, तो भोला भाई देसाई जो है वो बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई करते हैं। इनके नेतृत्व में सारे वकील जो है जाते हैं इन जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही हुआ करते थे उन सिपाहियों की के पक्ष का पक्ष रखने के लिए। इनमें और भी जो वकील होते हैं वो तेज प्रताप, ये जो सप्रू होते हैं, काटजू होते हैं, आसफ अली होते हैं, ये इनके सहयोगी हुआ करते थे, है ना। कार्रवाई का जब पहला दिन था तब नेहरू भी बहुत सालों बाद में, है ना, लगभग 2 दशकों के बाद नेहरू भी यहाँ पर वकील का चोगा पहने नजर आते हैं लाल किले में इनकी ओर से लड़ने के लिए, है ना। ठीक है साहब। अब यहां पर देखो, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि लीग, है ना, मुस्लिम लीग प्लस सिख, है ना, सारे समुदाय जो है वो इनके पक्ष में रहते हैं कि नहीं, इन फौजियों के ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार को उदारता दिखानी चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? एक तो जो मुख्य मुख्य जो कैप्टन वगैरह इनके हुआ करते थे उन पे जो केस चलाया जा रहा था वो तीनों अलग अलग कम्युनिटी से हुआ करते थे। ये कैप्टन शाहनवाज हो गए, है ना, और यहां पर जो है गुरु बख्श सिंह ढिल्लो होते हैं, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो होते हैं। कैप्टन शाहनवाज जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। ये जो है ये आपके सिख हो गए। और प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो और एक और कौन थे, हाँ, शाहनवाज खान। तो ये तीनों कम्युनिटी से, अलग अलग कम्युनिटी से हुआ करते थे, इसलिए लीग जो है, क्योंकि मुस्लिम एक सदस्य यहां हुआ करते थे, इसलिए लीग भी जो है वो इसमें जुड़ जाती है, इसलिए लीग भी इसमें जुड़ जाती है। ठीक है ना। तो सारी कम्युनिटीज जो है इसमें साथ निभाती है इनका, कि सब लोग एकजुट होकर आजाद हिंद फौजियों के समर्थन में आ जाते हैं और खूब समर्थन होता है। अलग अलग जगह पर आपको होके हड़तालें भी कर दी जाती हैं इनके समर्थन में। ठीक है। अब देख लेते हैं CR फॉर्मूला। ये CR कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। C मतलब चक्रवर्ती, R मतलब राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जो है ये एक फॉर्मूला पेश करते हैं। किस चीज का फॉर्मूला भाई? तो देखो, अब 1944 के आसपास का समय है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो है वो कह रहे हैं, अब इस बात पर धीरे धीरे राजी होने लगते हैं कि भाई हम जो है स्वतंत्र आपको कर देंगे। पर यहां पर एक तरफ लीग और कांग्रेस, इनके बीच में जो है कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कोशिश करते हैं भाई लीग और कांग्रेस के बीच में अगर समझौता हो जाए तो हम एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार से जो है समझौता कर सकते हैं और अपने पक्ष में ज्यादातर मांगे मनवा सकते हैं जितना जल्दी हो सके। अगर घर में ही फूट होगी, लीग एक तरफ जाएगी, कांग्रेस एक तरफ जाएगी, तो फिर वो ब्रिटिशर्स भी जो है वो हमें आजादी आजादी देने में और ज्यादा टाइम लगाएंगे, है ना। तो इसी के लिए CR फॉर्मूला जो है वो प्रस्तुत किया जाता है ना। सरकार ने को बात ये स्पष्ट हो गई थी कि भाई बिना मुस्लिम लीग की सहमति के कोई भी भारतीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस तो साथ में है ही है, परंतु जब तक मुस्लिम लीग भी साथ में नहीं आ जाती तब तक कोई समाधान नहीं होने वाला है। राजगोपालाचारी जो है वो कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हो इस बात के पूर्णतः पक्षधर होते हैं। भाई इनके बीच में जो है ना समझौता होना ही चाहिए, इसलिए ये लीग और कांग्रेस के बीच में समझौते के लिए एक योजना प्रस्तुत करते हैं, है ना। हालांकि गांधी जी ने भी जिन्ना को मनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। एक मिनट में पानी पी लो। 1944 में 9 से लेकर 13 सितंबर तक इन दोनों के बीच में, गांधी जी और जिन्ना के बीच में लंबी लंबी बातचीत भी हुई थी, परंतु कोई सकारात्मक आपको हो कि डिस्कोर्स निकल के सामने नहीं आया, कोई सकारात्मक परिणाम निकल के सामने नहीं आए, है ना। उसके बाद में CR फॉर्मूला के अनुसार गांधी ने पाकिस्तान की मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया, भाई चलो आपको पाकिस्तान हमने दिया, परंतु मुस्लिम लीग जो है यहां पर भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी इसी शर्त पर, है ना। अब लोग इसमें कह देते हैं कि नहीं गांधी जी ने बांटा, ये बांटा। इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई। माहौल इस वक्त ऐसा ही होता है, डिसीजंस जो होते हैं ना वो आसपास के माहौल से भी प्रभावित होते हैं। इन्होंने कहा भाई आप अगर हमारी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, है ना, तब हम जो है आपको मान लेंगे कि भाई आपको पाकिस्तान को इबादत नहीं ले लो, है ना। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक अस्थायी सरकार जो गठित हो, उस अस्थायी सरकार का भी आप सहयोग करोगे, तब हम जो है आपकी पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेंगे।
परंतु जिन्ना जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो तो कह दिया उन्होंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जिन्ना इस मनोस्थिति में आ जाते हैं, कोई समझौता करने के लिए राजी नहीं होते। उसके बाद में भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के बीच में भी वार्ता होती है। लियाकत अली जो है ये मुस्लिम लीग से होते हैं लीग के सदस्य होते हैं लियाकत अली, है ना। तो इन दोनों के बीच में भी जो है आप कहो कि समझौता होने के प्रयास होते हैं कि किसी भी प्रकार से लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाए, पर यह समझौता भी नहीं हो पाता है। अब देखो, गांधी और जिन्ना की वार्ता हो गई, उसके बाद में भारतीय नेताओं ने भी, जो सांप्रदायिक समस्या इस वक्त तक फैल गई थी, क्योंकि इस वक्त तक माहौल बहुत कट्टर हो चुका था। लीग के नेतृत्व में जितने भी मुस्लिम नेता हुआ करते थे, जो मुख्य मुख्य जो लीग के सदस्य थे, वो सिर्फ पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहते हैं और सांप्रदायिक जो है आप कहो कि माहौल पूरे देश में बना होता है। इधर हिंदू महासभा और आरएसएस जो है इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें, है ना। तो जो बड़े नेता होते हैं उन्होंने कुछ हल निकालने का प्रयास किया, है ना। इनमें बड़े बड़े नेता होते हैं भाई कांग्रेस की ओर से, और आप कहो कि भारत की ओर से भूलाभाई देसाई, और लीग की तरफ से लियाकत अली जो होते हैं, इनके बीच में समझौता होने की कोशिश कराई जाती है। 1945 का जो बजट अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस और लीग के बीच में एक समझौता होता है ना। और इसी एकता ने आगे बढ़कर भूलाभाई देसाई को सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए भी, भाई हम जो है ये जो समझौता यहाँ पर बजट अधिवेशन में हुआ था, इसको थोड़ा सा और अगर आगे हम बढ़ा दें तो जो सांप्रदायिक समस्या देश में फैल रही है वो रुक जाए, है ना। और कांग्रेस और लीग इस बात पर सहमत हैं कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार जो है हम मिलजुल कर ही बनाएंगे अंतरिम सरकार मतलब अब बाद देश आजाद होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे, तब नई सरकार बनेगी, परंतु उसके बीच में भी तो हमें कोई सरकार चाहिए, तो वही अंतरिम सरकार। तो सब लोग इस बात पर सहमत हो गए थे कि भाई जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें केंद्र में उसमें लीग भी होगी, कांग्रेस के सदस्य भी होंगे, है ना। और ये जो सरकार होगी वो किस प्रकार से काम करेगी, तो केंद्र सरकार में लीग और कांग्रेस इसके नामांकित सदस्य होंगे, है ना। और इनके नामांकित सदस्यों के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य हों, यानी केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य नहीं है उनको भी लीग या कांग्रेस नामांकित कर सकती है केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं, विशेष रूप से एससी, और साथ ही साथ जो सिख हैं, इन सिखों को भी अंतरिम सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो प्रधान सेनापति होगा यानी कमांडर इन चीफ होगा, उसको भी इस सरकार में शामिल किया जाएगा। और इस सरकार का कार्यान्वयन कैसा होगा फिर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना, उसके प्रावधानों के अनुसार जो है इस सरकार का क्रियान्वयन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सरकार चलेगी। भाई कोई भी सरकार जो है वो संविधान के अनुसार चलती है, तो यहाँ तक अब तक कौन सा संविधान था, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, वही इस वक्त तक के लिए इनके लिए संविधान हुआ करता था, है ना। यही समझौता भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के बीच में होता है, इसे ही लियाकत अली समझौता कहा जाता है। किंतु कांग्रेस और लीग जो है वो इस समझौते को व्यवहारिक रूप से मानने से मना कर देती हैं कि भाई हम तो ये समझौता नहीं मानते, है ना। जिन्ना तो साफ साफ मुकर जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या समझौता हुआ है और क्या समझौता नहीं हुआ है। लियाकत भाई क्या समझौता करके आ गए भूलाभाई से, मुझे तो पता ही नहीं सीधा मना कर देते हैं, मुंह पे मुकर जाते हैं, है ना। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता जो होते हैं उन्होंने भी कह दिया भाई हमें नहीं पता, हम नहीं जानते इस समझौते के बारे में, हम नहीं मानेंगे, है ना। क्योंकि उसमें क्या था भाई, मुस्लिम लीग और ये जो है कांग्रेस, जो दोनों मनोनीत कर सकते हैं, मतलब आधे आधे इस प्रकार से, है ना। और कांग्रेस के नेताओं ने भी बोल दिया था इस बात में कि भाई हम भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो तो भूलाभाई देसाई पे नाराज भी हो जाते हैं कि यार आपने ऐसा समझौता कैसे कर लिया, आपको किसने कह दिया ये सब करने के लिए। और बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आ जाता है भूलाभाई देसाई के राजनीतिक जीवन पर, है ना। किसी ने भी यहाँ पर इस समझौते को औपचारिक सहमति नहीं दी। तो कल को यूपीएससी पूछ ले कि भूलाभाई देसाई लियाकत अली समझौते को लीग और कांग्रेस दोनों ने सहमति प्रदान की थी, तो बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं कही थी, है ना। इसके बाद में यहाँ पर वेवेल प्लान आता है लॉर्ड वेवेल के द्वारा, है ना। उससे पहले जो लॉर्ड वेवेल होते हैं वो इस समझौते का स्वागत करते हैं, भाई हम जो है इस समझौते को मानते हैं, मेरे हिसाब से तो बढ़िया समझौता है ना। और इसी की समझौते के आधार पर कार्यकारिणी समिति जो है उसका पुनर्निर्माण का प्रयास भी किया था वेवेल ने, है ना। बाद में अप्रैल 1945 में एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी, एक समिति गठित कर दी जाती है इसके ऊपर।
उसने उस समिति ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी अप्रैल 1945 ईस्वी आते आते, है ना। ये देसाई लियाकत पैक्ट 1945, है ना। और जानकारी के लिए आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अब देखो, सीआर फॉर्मूला हो गया, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। लियाकत अली समझौता हो गया, कोई समझौता सामने नहीं आ पाया। अब जो है वायसराय इस टाइम पे जो है वेवेल, वेवेल जो है वो भारत में आ जाते हैं। देखिए लिनलिथगो 1944 तक रहते हैं, इनके बाद में आ जाते हैं कौन, वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो है वो भारत के वायसराय या आपको होगी गवर्नर जनरल जो है वो बन के भारत में आ जाते हैं। और गवर्नर जनरल बन भारत में आने के बाद में इन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें इन्होंने कहा भाई सारे लोग आप आओ यहाँ पर बैठते हैं और बात करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं, है ना। इन्होंने ये वेवेल जो है वो बिल्कुल भी भारत विभाजन के समर्थक नहीं हुआ करते थे, ये तो बिल्कुल विरोध करते थे कि भारत विभाजन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच में बहुत समझौता करवाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि तुम भूगोल नहीं बदल सकते, इसका मतलब भारत और पाकिस्तान रहेंगे तो साथ साथ में ही, तुम भूगोल बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। हाँ, ठीक है। बाद में वेवेल जो है इनको समझाने में यहाँ नाकाम हो जाते हैं, तो ये जाते हैं मार्च 1945 में इंग्लैंड। इंग्लैंड जाकर वहां के सरकार से सलाह मशवरा करते हैं, और मार्च के बाद में 3 महीने बाद में देखिए जून में ये वापस लौट के आते हैं, है ना। और वापस लौट के आने के बाद में शिमला में भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाते हैं कि आप आओ और यहाँ पर आके बैठ के हम सबके सब लोग बात करते हैं। अब देखिए ये प्रावधान जो है ये सब आपको याद रखना है, या प्रस्ताव आप कह सकते हो, यूपीएससी पूछ लेगी कि शिमला सम्मेलन या वेवेल प्लान जो है इसके प्रस्ताव क्या क्या हुआ करते थे। ध्यान से एक चीज पढ़ना है। वेवेल प्रस्ताव में यह कहा गया कि केंद्र में एक ऐसी कार्यपालिका बनाएंगे जिसमें अधिकांश व्यक्ति भारतीय रुचि के होंगे, यानी भारतीय होंगे, समझ में आगे बात। परंतु हिंदू और मुसलमान ये बराबर होंगे, समझते जाना। बात हो रही है केंद्र की। केंद्र में जो कार्यपालिका बनेगी यानी जो सरकार बनेगी, उस कार्यपालिका में हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर होंगे, पहला प्रस्ताव। वायसराय और अगर कमांडर इन चीफ को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, है ना। वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे, और एक भारतीय जो है वही विदेशी मामलों की अध्यक्षता ही करेगा, यानी विदेश मंत्री कौन होगा, विदेश मंत्री भारतीय होगा। सिर्फ डिफेंस और वायसराय ये दो जो हैं इंग्लिश होंगे, बाकी सब भारतीय होंगे। तो जो विदेश मंत्री भी अब तक जो है वो ये कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स वाला ही होगा, वो विदेश मंत्री भी कह देते हैं कि भाई भारतीय भारतीय हो जाए, कोई भारत का ही हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है अब, है ना। अब इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन से एक हाई कमिश्नर आएगा और वो भारत में रहेगा, और उस हाई कमिश्नर का काम मुख्यतः क्या होगा, ब्रिटेन के व्यापारिक लाभों का ध्यान रखिएगा। भाई ब्रिटेन के भारत के साथ जो व्यापार होते आए हैं इतने सालों से, उनको कोई विपरीत नुकसान ना पहुंचे, या कहो कि कोई नुकसान उनको ना पहुंचे, इसका ध्यान रखने के लिए एक हाई कमिश्नर आके भारत में रहेगा। एक एक प्रावधान देखते जाना, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार के इसके प्रावधान हुआ करते थे। 22 जून 1945 को शिमला में जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है, इसमें 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने और अबुल कलाम आजाद ने। कौन हुआ करते थे कांग्रेस की ओर से, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और कलाम साहब, ये तीन जो है कांग्रेस की ओर से हुआ करते थे। इस्माइल खां, जिन्ना, ये कांग्रेस की ओर से हुआ करते थे, है ना। अब देखिए यहां पर बात क्या थी, देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर बराबर इसमें होंगे, ठीक है। अब यहां पर कांग्रेस कह देती है कि देखो ऐसे कोई बात नहीं है, कांग्रेस ऐसा संगठन है जो सबका प्रतिनिधित्व करती है, और जो कार्यपालिका है इस कार्यपालिका में 2 मुसलमान सदस्य जो होंगे ना, आपने कह दिया हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर हो, चलो कोई नहीं, तो इसमें जो मुसलमान सदस्य होंगे उनमें 2 मुस्लिम सदस्य हम भी देंगे, कांग्रेस की तरफ से भी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू हो मुसलमान हो सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सब समुदायों का। परंतु जिन्ना इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का एकमात्र कोई संगठन है तो वो है
मुस्लिम लीग इस बैठ जाते हैं, और जितने भी मुसलमान सदस्य होंगे वो सबके सब किससे चुने जाएंगे, तो मुस्लिम लीग से। अब कांग्रेस इस बैठ जाते हैं कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो ये तो बात सच सामने आ जाए, सच साबित हो जाएगी कि हिंदुओं की संघ जो है वही संस्था है कांग्रेस। तो इस बात पर ये दोनों अड़ जाते हैं और इस बात पर कोई समझौता नहीं होता, इसलिए वेवेल प्लान फेल हो जाता है। ठीक है साहब, अब वेवेल प्लान हो गया, परंतु 1935 के अधिनियम के आधार पर 1945-46 में जो चुनाव होने वाले थे वो तो होंगे। अब जब ये चुनाव हुए तो जितने भी गैर मुस्लिम प्रांत हुआ करते थे उनमें लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस ने सीटें जीत ली, है ना। सीमा प्रांत में मुस्लिम जो है वहां पर भी जो मुस्लिम है वो भी कांग्रेस ही चुनेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे प्रांत हुआ करते थे वहां पर अधिकांश लोग मुस्लिम लीग के चुने गए, जैसे बंगाल, सिंध, और लीग के मंत्रिमंडल बने यहाँ पर। बंगाल में, सिंध में जो है वो लीग के मंत्रिमंडल बनते हैं। बाद में पंजाब में भी जो है गठबंधन करके यहाँ पर भी मुस्लिम लीग की सरकार बन जाती है। बाकी सभी प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस मंत्रिमंडल राज्यों में, प्रांतों में बन जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं, ये तथ्य आपको याद रख लेने हैं। वैसे तो मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये आपको अच्छे से बताऊंगा। कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा प्रस्ताव करी थी, अब कैबिनेट मिशन अभी थोड़े दिन में आगे देखेंगे, उसमें उसने 389 सदस्य कहे थे, भाई 389 सदस्य होंगे टोटल, और इन 389 में से 93 सदस्य जो होंगे वो 93 तो होंगे रजवाड़ों के लिए, और बाकी 296 होंगे वो होंगे ब्रिटिश भारत के लिए। ठीक है ना, ठीक है साहब। और संविधान सभा में सामान्य उम्मीदवारों की जो संख्या थी वो 210 हुआ करती थी, सामान्य उम्मीदवार, और इनमें से कांग्रेस को 199 सीटें मिल भी गई थी। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित रखी गई थी, है ना, और कांग्रेस को मात्र 3 सीटें इनमें से मिली थी। 4 सिख सीटें हुआ करती थी, उन 4 सिख सीटों में से 3 कांग्रेस को मिल गई थी। इस प्रकार संविधान में टोटल मिला के देखी जाए तो 208 सीटें थी ना, वो तो कांग्रेस के पास ही थी। किसके पास में, देखिए ये तो रजवाड़े छोड़ो अलग, ये 296 में से 208 तो कांग्रेस के पास हुआ करती थी, मतलब अधिकांश जो है वो कांग्रेस के पास ही हुआ करती थी। अब संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, परंतु बाद में आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया जाता है, फ्रांस जो है, फ्रांस में एक आपको की रिवाज है, क्या रिवाज है कि सबसे बड़ा जो भी वहां पर व्यक्ति होगा, सांसद होगा, उसको जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तभी ऐसा हुआ था। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही यहाँ पर जो है पहले अध्यक्ष बना दिया जाता है अस्थायी, बाद में जो है चुनकर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है सर, इतना सारा काम इधर हो गया। 1945 के चुनाव हो गए, 1945-46 में चुनाव हो गए, राज्यों में जो प्रांत है वहां पर लीग और कांग्रेस की सरकारें भी बन गई। इसी बीच में क्या होता है, फरवरी में 18 से लेकर 23 फरवरी के बीच में, 23 फरवरी 1946 के बीच में नौसेना जो है वो विद्रोह कर देती है ना। देखिए जो आपकी सेना है यानी कि थल सेना, वो ऑलरेडी यहाँ पर आईएनए के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर जो है वो विद्रोह कर चुकी है। पुलिस में ऑलरेडी विद्रोह हो चुका है, राजनेता सब विद्रोह कर चुके हैं। अब ये जो सेना थी इसने भी विद्रोह कर दिया, है ना। तो यूपीएससी ने एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि फरवरी 1946 का नौसेना विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य की तक के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब अब तक जो भारत में चल रहा था 1940 के दशक के आसपास में, परंतु ये तो था ही कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य हाथों से निकलता जा रहा है, ब्रिटेन के, भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य है, परंतु ये जो नौसेना ने विद्रोह कर दिया इसने मतलब आखिरी कील ठोक दी, मतलब ये अंतिम घटना थी। इसके बाद तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो बिल्कुल भी भारत पर राज किया ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि जब सेना ही आपके साथ नहीं है तो आप कैसे राज करोगे बताओ। जब जब विद्रोह हुआ तो दबाया किसने, सेना ने। अब जो सेना ही आपके पास नहीं है और उस पर भी नौसेना, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना जो मानी जाती थी ब्रिटिशर्स की वो तो नौसेना ही हुआ करती थी, उसने ही कर दिया, तो फिर ये आखिरी कीली साबुत हुई उनके ताबूत में, है ना।
1946 में सेना जो है वो विद्रोह कर देती है, नौसेना। अब बताओ इसने विद्रोह क्यों कर दिया? तो विद्रोह इसलिए कर दिया कि सेना में नस्लवादी नीतियां अपनाई जाने लगी थी। किस प्रकार से? एक तो जो अंग्रेजों को जो है वेतन ज्यादा मिलता था, खाने पीने के लिए उनको अच्छी चीजें मिलती थी, भारतीयों के साथ इस मामले में भेदभाव किया जाता था, भारतीयों को जो है यहाँ पर ठीक तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था, इनको चिढ़ाया जाता था, है ना। इनको वेतन भी जो है भारतीयों को उनके बजाय कम दिया जाता था, एक ही रैंक पर है दोनों, परंतु उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था, खाना भी खराब दिया जाता था। इस आधार पर एक जहाज हुआ करता था तलवार, IHS IMHS तलवार। तलवार जो है इसने कर दिया विद्रोह, और देखते ही देखते ये विद्रोह जो है ये बंबई तक पर खड़ा था, देखते ही देखते ये विद्रोह मद्रास और कराची तक फैल जाता है। मद्रास, कराची, यहाँ पर भी नौसेना के वो अड्डे उस काल में हुआ करते थे, और जितने भी जहाज होते हैं उस पर तिरंगा, चांद तारा, हसवा हथौड़े के इस प्रकार के जो झंडे हुआ करते थे वो लहराए जाने लगे। देखिए यहाँ पर वहाँ का हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है टाइम, उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट, 6 hours बैटल विद ब्रिटिश ट्रूप्स, है ना। ग्रेव टर्न इन RIN मीन्स स्ट्राइक इन बॉम्बे। समझे ना आप बात? हाँ। इसके बाद में MS खान के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक समिति बनाई, और इन समिति विद्रोहियों ने मांग की कि सैनिकों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए और भत्ते और सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाई आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक है उनको भी आपको छोड़ देना चाहिए। तो देखो, सेना में जब जागरूकता फैल गई, सेना का राजनीतिकरण एक बार हो गया, फिर जो है आप कहो कि उस सेना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत में आप देखना, कभी भी जो सेना के अधिकारी हैं वो कभी भी पॉलिटिकल जो है वो भाषणबाजी नहीं करते, है ना। पाकिस्तान में करते थे, इसलिए पाकिस्तान में देखो सेना का कितना दबदबा है, परंतु भारत में ऐसा नहीं करते हैं। अभी जो करंट सरकार है इसमें हालांकि कुछ जो सेना के अधिकारी इन्होंने भाषणबाजी करने की कोशिश करी है अपने ही पद पर रहते हुए, परंतु वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिविलियन सत्ता है, और सिविलियन सत्ता जब तक है तो सेना को इसके अंडर में ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सेना कू कर देगी और तख्ता पलट भी किया जा सकता है। अपने आसपास के देशों में हो चुका है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, म्यांमार में हो चुका है, परंतु भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में जो है सेना को इस प्रकार के अधिकार दिए ही नहीं गए। उनको भैया इतना ही है कि आप जो है अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, और यहाँ तक ही सीमित रहना भी चाहिए, यही अच्छा है। सेना की सब इज्जत करते हैं, सम्मान सबको करना भी चाहिए सेना का, परंतु सिविलियन सत्ता में उनको भागीदारी की कोई उनका जो है आप कहो अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उनको पॉलिटिकल मामलों में भी नहीं बोलना चाहिए। उनका आधिकारिक बयान जो है वो सेना की तरह से होनी चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल बयान उनको देना चाहिए, है ना। ठीक है साहब, यह हमने देख लिया। देखिए न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, टॉल ऑफ थॉटलेस वायलेंस इन बॉम्बे। तो इस प्रकार से जो है वो सैनिकों के द्वारा, और जो लोग हैं वो हड़ताल भी कर देते हैं मजदूर सैनिकों के पक्ष में, बम्बई वगैरह में, है ना। इसके बाद में जन सामान्य ने भी सैनिकों के पक्ष की आवाज उठाई। बाद में वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना साहब के आग्रह पर इन्होंने हथियार डाल दिए थे। देखो, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना साहब ये दोनों के दोनों इस पक्ष में थे कि नहीं, सेना के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, सेना के अनुशासन के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। जिन सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था उनको बाद में सेना में भी शामिल नहीं किया जाता, आज़ादी के बाद में भी। क्यों नहीं? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल और सब नेता ये जानते थे कि सेना के अनुशासन के साथ जो है हम जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि कल हमें भी इसी सेना के आधार पर देश को चलाना है, तो हम इसमें कि कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। सब लोग जो है इसकी कहते हैं कि नहीं भाई, सेना का अनुशासन जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आ जाता है 1946 ईस्वी में। देखिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार होती है, और वहाँ के जो नेता होते हैं क्लीमेंट एटली, वहाँ के पीएम कौन बन जाते हैं? एटली, क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के पीएम बन जाते हैं। और एटली साहब चाहते हैं कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करी जाए, इसलिए वो अनौपचारिक रूप से संसदीय दल भेजते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है वहां से 1946 में। ये 29 मार्च 1946 को भारत में आ जाता है। इसका सदस्य कौन होते हैं याद रखना, एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए थे और असफल हो गया था, वो क्रिप्स साहब भी आते हैं इस बार।
ए वी अलेक्जेंडर साहब आते हैं और एक आते हैं पेंथिक लॉरेंस। इन तीनों के नाम याद रख लेना, यूपीएससी पूछती है और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नाम, है ना। तीन ही नाम है इसलिए याद रख लेना, एक है स्टेफर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। तीन लोग जो है आते हैं कैबिनेट मिशन में। इन्होंने इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था, तो भाई संविधान तैयार करा जाए जल्दी से जल्दी, साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक अंतरिम सरकार जो है पूर्ण रूप से भारतीयों की वो गठित कर दें, है ना। इस प्रकार के इसके उद्देश्य हुआ करते थे। इसलिए ये शिमला में फिर एक सम्मेलन वापस से बुलाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3-3 सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। और ये 5 से लेकर 11 मई तक बातें वहां पर शिमला में चलती है। और इस कैबिनेट मिशन ने 12 मई 1946 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में भारतीय सरकार को प्रभुसत्ता का स्थानांतरण करके ही रहेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी ही किसी भी परिस्थिति में। यानी अगर लीग और कांग्रेस मान जाती है तो भी, और अगर ये नहीं मानती है तो भी, ब्रिटिश सरकार तो सत्ता का स्थानांतरण एक ऐसे सरकार को कर देगी जो ब्रिटिश सरकार जो है उचित समझेगी, है ना। सर्वसम्मत समाधान यहाँ पर नहीं निकलने पर 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा, है ना। ये देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य। अब कैबिनेट मिशन ने क्या क्या घोषणा कर दी, एक एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, एक भी प्रावधान चूकना नहीं चाहिए। एक भारत का संघ बनाया जाएगा। इस भारत के संघ में प्रांत साथ ही साथ देशी राज्य ये दोनों शामिल होंगे, है ना। और संघ के अंतर्गत जो विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार के मामले होंगे वो केंद्र सरकार देखेंगी। बाकी सारे मामले हैं वो प्रांतीय जो सरकारें हैं वो देखेंगी। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, तो बोले प्रांतों में होंगी अवशिष्ट शक्तियां। अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो केंद्र के पास है। उस वक्त उन्होंने कहा था कैबिनेट मिशन में कि प्रांतों के पास होनी चाहिए अवशिष्ट शक्तियां। पहला प्रावधान, जो भी प्रांत है उस प्रांत की अपनी अलग कार्यपालिका और विधायिका होगी और इस संबंध में उससे निर्णय करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। और केंद्रीय विधायिका में कोई भी सांप्रदायिक प्रश्न अगर है उस पर निर्णय किया जाना है तो वहां पर बहुमत में जो है वो सदस्य उपस्थित होने चाहिए। वोट देने वालों का बहुमत में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं तो बहुमत मतलब कम से कम 51 लोग तो वहां पर उपस्थित होनी चाहिए अगर कोई सांप्रदायिक प्रश्न पर विचार होना हो। ठीक है साहब, हो गया। जितने भी प्रांत है हर प्रांत को यह अधिकार होगा कि वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के बाद में अपनी विधानसभा में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संविधान पर पुनर्विचार कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी भारत के संविधान में परिवर्तन कौन कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है ना, संसद कर सकती है। मतलब उस काल में उन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वो भी संविधान में कोई बदलाव करना हो या पुनर्विचार करना हो तो पुनर्विचार करने के लिए विधानसभाएं जो है 10 वर्षों के बाद में पुनर्विचार कर सकती है, ये अधिकार। और इसके अंतर्गत प्रांतों का विभाजन 3 समूह में कर दिया गया, एक क समूह, एक है और एक ग, यानी ए बी सी आप ऐसा कहोगे, 3 समूह में कर दिया गया। क समूह जो था यानी ए वाला, उसके अंतर्गत बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंबई, मद्रास, इस प्रकार के जो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे वो आते थे। दूसरा जो ख वाला था उसमें मुस्लिम बहुल प्रांत आते थे, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, ये वाले आते थे। और जो ग हुआ करता था उस ग वाले में बंगाल और आसाम नाम का जो मुस्लिम बहुसंख्यक समाज जो प्रांत था वो रख दिया जाता है। तो ग वाले में सिर्फ बंगाल प्लस आसाम, क्योंकि ये तो उस वक्त एक ही हुआ करते थे, तो बंगाल और आसाम वाला जो क्षेत्र है उसको रख दिया जाता है ग में, ये याद रख लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज, संविधान निर्मात्री सभा का गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही रखा जाता है। और यूपीएससी अगर पूछे या किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कौन सी योजना के आधार पर रखा गया था या किस आधार पर उसका गठन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अब संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होगा, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन जो है वो अंशतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा और अंशतः मनोनीत सदस्यों के द्वारा होगा। यानी पार्टली निर्वाचित और पार्टली मनोनीत, दोनों तरीके से होगा। डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो भी समझेंगे।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होगा? तो जो प्रांतों में विधानसभाएं अभी बनी हैं, उन विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो लोग चुनेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। और मनोनीत कैसे होंगे? तो मनोनीत जो रजवाड़े, राजे रजवाड़े हैं, वो जो है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो करेंगे मनोनीत। तो देसी रियासतें हैं उनकी ओर से मनोनीत किया जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत। तो यूपीएससी पूछ ले कि भारत की संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत सभा हुआ करती थी, तो बिल्कुल, है ना। और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे। इन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। कितनी लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। और संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे, है ना। 292 सदस्य होंगे वो तो प्रांतों से निर्वाचित होंगे। 4 जो है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाएंगे और 93 सदस्य जो है वो देसी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ठीक, टोटल यहाँ पे तो याद रख लेना 389। और यहाँ पर क्या कहा गया कि मुस्लिम लीग की जो पृथक मांग जो थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा, क्योंकि वेवेल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो। ये ब्रिटिशर्स के हित में भी था। क्यों? क्योंकि दो देशों से अलग अलग रिश्ते बनाने से बढ़िया है कि किसी एक देश से अच्छे से संबंध बना लिए जाएं और कोई दूसरा देश इन देशों के ऊपर हमारे हेजेमनी जो प्रभाव है हमारा वो समाप्त ना कर दें। इसके बजाय हम एक ही देश होगा तो हमारा दबदबा इनके ऊपर ज्यादा बना रहेगा। कम से कम ये लोग, ये जो देश हैं वो कॉमनवेल्थ में तो रहेंगे, है ना। और यहां पर इन्होंने कहा कि भाई इसके माध्यम से सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए हम भारत और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। कैबिनेट मिशन के अनुसार यदि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाता है तो एक बड़ी गैर मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान में रह जाएगी और एक बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रह जाएगी। इसलिए समस्या जो है वो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो है भारत और पाकिस्तान अलग अलग बटे। तो कैबिनेट मिशन के संबंध में कोई पूछे कि कैबिनेट मिशन ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव दिया, तो बिल्कुल गलत, इसने ऐसा कुछ नहीं दिया। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का, है ना। और इस संविधान सभा में 296 सीटों में से, यानी 292 तो वो प्लस 4 जो मुख्य आयुक्तों वाली, तो 296 हो गई। इनमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं और इस जीत को लीग सहन नहीं कर पाती है। यहीं पर वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का, जो अंतरिम सरकार है उसके गठन का प्रस्ताव रख दिया। भाई अब जो है अंतरिम सरकार बनानी पड़ेगी। और अंतरिम सरकार में कितने कहा भाई? 14 सदस्य होंगे और 6 सदस्य कांग्रेस से हो गए, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से हो गए, यानी 6 और 5 11, और 3 सदस्य कह दिया भाई जो अलग अलग अल्पसंख्यक है, जैसे कि सिख है और आपको कि एससीज हैं, इनसे 3 सदस्य आ जाएंगे। इस प्रकार से 14 सदस्य जो हैं वो टोटल अंतरिम सरकार में होंगे। 12 अगस्त 1946 को वायसराय वेवेल होते हैं यहाँ पर, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया कि आप जो है आ जाओ और सरकार बना लो, है ना। 16 अगस्त के दिन यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मना दिया जाता है, क्योंकि लीग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सरकार बने और कम से कम नेहरू तो प्रधानमंत्री उसके बनने नहीं चाहिए, मैं बनना चाहिए उसको, है ना। इसलिए इसके बाद में 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है ना। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के ऊपर, इसके उपलक्ष्य में बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे भारत में फैलते हैं, खासकर से बंगाल वाले क्षेत्र में। और अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा जो बनाई जाती है ना, इसी दिन से आप समझिए कि जो सांप्रदायिक दंगे भारत में छिड़ते हैं ना विभाजन के समय, उसकी शुरुआत इसी दिन से हो जाती है, आपको कि औपचारिक रूप से, है ना। कैबिनेट मिशन योजना भारत की संवैधानिक समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं कर पाती है। सभी जो भी वर्ग है उनको ये संतुष्ट नहीं कर पाती है। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भी प्रावधान एक एक हमने देख लिए, एक एक, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी प्रावधान के बीच में, माफ कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन भी पूछा है कैबिनेट मिशन के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं
तो कैबिनेट मिशन ने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल संघीय सरकार के लिए इसने सिफारिश की, जिसमें प्रांत होंगे अलग अलग। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया, ऐसा कुछ नहीं किया। इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया है आईसीएस में, यानी इंडियन सिविल सर्विस में, ऐसा कुछ नहीं किया था इसने, है ना। इसके प्रावधान अभी हमने देखे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, है ना। ऐसा देखिए कंफ्यूज करा सकती है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज आप हो जाओगे, ठीक है साहब। अब यहाँ पर संविधान सभा बन जाती है और अंतरिम सरकार जो है उसका भी गठन कर दिया जाता है। अंत में 29 जून को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत से वापस चला जाता है। लीग और कांग्रेस जो है वो ना चाहते हुए भी इनको ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ जाता है। प्रांतीय विधानसभाओं से जो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने गए उनके माध्यम से संविधान सभा बना दी जाती है और कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार बनाने का आदेश भी दे दिया था। तो वॉयस राय ने अपनी कार्यपालिका को जो है वो तो विसर्जित कर दिया, यानी खत्म कर दिया, और 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार इसने बना दी, है ना। पहले लीग ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में जो है वो सत्ता के भूखे आके इसमें शामिल हो जाते हैं। संविधान सभा में भी देखिए कांग्रेस को बहुमत होता है, 296 में से 208 सीटें तो इनके पास में ही होती है ना। और यहां पर जिन्ना जो है इसके बाद में जिन्ना के नेतृत्व में लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग जोरों शोरों से उठाने लगती है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद ने इसे काला दिवस कहा है इतिहास में। इसी के इसकी शुरुआत जब हुई तब कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए थे खूब ज्यादा मात्रा में, और लोगों को जान गंवानी वहां पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में फैल जाते हैं और यहां पर इन्होंने कह दिया लीग ने कि भाई जब तक पाकिस्तान हमें नहीं दोगे तब तक हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। इस तरह लगातार विरोध होता रहता है और देश में अराजकता की स्थिति बनी रहती है। और इसी अराजकता की स्थिति में 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखना है, पहली बैठक हो जाती है संविधान सभा की। कहां? तो दिल्ली में। दिल्ली में पहली संविधान सभा की बैठक हो जाती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये देखिए अंतरिम सरकार के यहाँ पर मंत्री पंडित नेहरू के पास कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष ने बना दिया जाता है, विदेश विभाग इनके पास होता है, राष्ट्रमंडल मामले, सरदार पटेल के पास गृह विभाग, सूचना और प्रसारण जैसे विभाग देखते हैं, है ना। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू जो है इनके नेतृत्व में सरकार यहाँ पर बना दी जाती है। 24 अगस्त 1946 को, यानी 15 अगस्त को देश आजाद हुआ 1947 में, उससे एक साल और आप देखिए 5 और 9, है ना, 9 दिन पहले। ठीक है साहब, यहां पर पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है। पहले इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, परंतु बाद में मुस्लिम लीग इसमें भाग आके ले लेती है, ठीक है ना। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू शपथ ले लेते हैं। 3 गैर मुस्लिम जो लीग के सदस्य होते हैं वो भी इसमें सदस्य बनते हैं, जो अंतरिम सरकार होती है उसमें। बाद में मूल लीग के लिए 5 सदस्यों के यहाँ पर रिक्त भी छोड़ दिए जाते हैं जगह, लीग के सदस्य आएंगे और इसमें भर लेंगे। आगे जाकर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि भी बाद में इसमें शामिल हो जाते हैं। 9 दिसंबर को 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक भी हो जाती है, जिसका मुस्लिम लीग जो है वो बहिष्कार करती है। इस प्रकार से देखिए संविधान सभा के बारे में भी 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थी संविधान सभा के सदस्य जो है वो किस प्रकार से चुने गए थे। तो प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित तो बिल्कुल गलत। प्रांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित तो बिल्कुल गलत। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, यस। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए, विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे तो बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, कैसे? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना। अब यहाँ पर देखिए क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में वे घोषणा कर देते हैं कि जून 1948 आते आते, यानी 1948 की गर्मियों तक हम भारत को सत्ता सौंप देंगे किसी भी तरीके से, और ऐसे सरकार को जिसको ब्रिटिश सरकार उचित समझेगी, है ना। ये बात सुन के पूरे देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल जाता है। लॉर्ड वेवेल को यहाँ पर बुला लिया जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का बनाकर भेजा जाता है 1947 ईस्वी में। मार्च 1947 में वो यहाँ पर आते हैं। माउंटबेटन साहब यहाँ आते ही सबसे पहले परिस्थिति का जायजा लेते हैं।
कांग्रेस और लीग के नेताओं से बातचीत करते हैं और विभाजन का वो निर्णय ले लेते हैं, है ना। 7 जून 1947 को ये विभाजन की घोषणा जो है वो पेश करते हैं। मजबूरन भारत का विभाजन जो है वो कांग्रेस के द्वारा, राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि अपने पत्र में लिखते हैं नेहरू जी कि मैं हम यानी हम मतलब मैं ये हो गए, सरदार पटेल साहब हो गए, और भी जो कांग्रेस के नेता थे, हम बूढ़े और थके मांदे लोग थे। एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूं मैं, हम बूढ़े और थके मांदे लोग थे। हमने बंगाल में लाशें देखी, हमने पंजाब में लाशें देखी, और विभाजन ही हमें एकमात्र एक रास्ता दिखाई दिया जिससे हम इन दंगों से बाहर निकल सकते थे या इस समस्या से बाहर निकल सकते थे, और हमने वही रास्ता पकड़ लिया, है ना। तो कितने दुखी होकर ये बात उन्होंने लिखी होगी, आप सोचो, है ना। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर आके अंतिम जो है वो विभाजन की योजना पेश कर देते हैं, और जो पिछले 70 सालों के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का यहाँ पर विकास हुआ था, और विभाजन नहीं होता तो शायद सांप्रदायिकता की बाढ़ में हजारों लोगों को और भी बहना पड़ता, क्योंकि इस वक्त तक सांप्रदायिकता इतनी बढ़ चुकी थी कि अब एक साथ रहने की कोई संभावना ही नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता ना, आपके भी किसी रिलेशन में ऐसा हो जाता कि अब इस आदमी के साथ या इस औरत, इस महिला या कोई भी हो, XYZ, इस पर्सन के साथ, है ना, जेंडर न्यूट्रल होकर बात करते हैं, इस पर्सन के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी समस्या भारत में आ गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए, कोई भी पीछे नहीं था, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब लोगों ने बराबर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन दंगों को आगे भड़काने में। कहीं हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे तो कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, है ना। यहाँ माउंटबेटन जो योजना सामने रखते हैं, बड़े दुख के साथ सब लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। और इसकी मुख्य बातें क्या हुआ करती थी, 3 जून 1947 को ये विभाजन की योजना पेश कर देते हैं। इन्होंने दोनों दलों के सामने रख दी कि भाई ब्रिटिश सरकार जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी भारत का शासन जनता के द्वारा निर्मित सरकार को सौंपना चाहती है, हमारे पास टाइम अब नहीं है। और हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि संविधान सभा के कार्यों में कोई ब्रिटेन की सरकार जो है बाधा डालना चाहती है। आपकी संविधान सभा की कार्रवाइयां पूरी तरीके से चले, है ना, पर हम सत्ता सौंप के जाएंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वर्तमान संविधान सभा निर्मित द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो भारत के उस भाग पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कह दिया गया माउंटबेटन योजना के द्वारा। सिंध प्रांत की जो विधानसभा है उसको ये अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा। कैसे, तो भैया वहां पर रेफरेंडम हो जाएगा, जनगण वो हिंदी में उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा भाई, रेफरेंडम, है ना। मुस्लिम बहुल जो सिलेट जिला है आसाम में है, वहाँ वन और सीमा प्रांत में जनमत द्वारा निर्णय होगा, है ना, तो ये जनमत ही कहते हैं इसे। देशी रियासतों का मामला जो है वो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार सुलझाया जाएगा कि भाई कैबिनेट मिशन है, देशी रियासतें हैं वो उनका मामला किस प्रकार से होगा, कैसे संबंध होगा संघ के साथ, ऐसा तो कैबिनेट मिशन योजना जो कह के गई है वैसा ही होगा, है ना। और इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का निर्माण होता है तो दोनों सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। कौन सा आयोग का, तो रेड क्लिफ आयोग का गठन जो है वो बाद में किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। 4 जुलाई 1947 को इस योजना को ब्रिटिश संसद के सामने रख दिया जाता है, और 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन यानी ताज जो है वो उसे मंजूरी दे देता है कि भाई आप जो है, हम इस योजना को मंजूरी देते हैं, आप करो पाकिस्तान भारत का विभाजन। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में पहले शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में 1947 में मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से संविधान सभा बनाई जाती है, और ये संविधान पाकिस्तान के लिए फिर अलग संविधान सभा बनाती है। भारत वाला संविधान जो है वो पाकिस्तान में लागू नहीं होता है, ये अलग से अपना संविधान बनाते हैं, और लगभग 1957 आते आते इनका संविधान बनकर तैयार हो पाता है ना। तो ये हमने देख लिया किस प्रकार से भारत का विभाजन यहाँ पर हो गया, माफ कीजिएगा। जी एक मिनट, संविधान सभा और अंतरिम सरकार हो गई, एटली घोषणा और माउंटबेटन की योजना विभाजन का।
अब अपना ये रह गया कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति और किस प्रकार से विभाजन होता है। 3 जून को विभाजन की घोषणा कर दी गई जाती है। भारत और पाकिस्तान दो स्वाधीन होने की घोषणा यहाँ पर कर दी गई। जो राज्य रजवाड़े थे उनको ये छूट दे दी गई कि वो जिस राज्य में शामिल होना चाहे उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वो भारत में शामिल हो जाए चाहे पाकिस्तान में, और अगर दोनों में से भी किसी में शामिल नहीं होना चाहे तो वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। वास्तविक सत्ता जो स्थानांतरित की जाती है भारत को और पाकिस्तान को, वो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ये की जाती है ना। और इसी आधी रात में पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय यहाँ पर हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने हर्षोल्लास के साथ अपना पहला स्वतंत्रता दिवस जो है स्वाधीनता दिवस मनाया था, है ना। परंतु जितना मजा यहाँ पर आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया, क्योंकि इस वक्त यहाँ हम आज़ाद हो रहे थे परंतु पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, इसलिए इतनी खुशी हुई नहीं। देश में मतलब अपने परिवार में मान लीजिए अगर कोई खुशी का मौका भी है, परंतु अगर कोई मर जाए तो फिर वो खुशी नहीं रह जाती है ना। जैसे कहीं होता है कि भाई शादी ब्याह होने वाला है, कोई पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो उतनी खुशी नहीं रह जाती है। तो ऐसा ही भारत में हुआ था। तो जितने नेता थे, गांधी जी, नेहरू, कोई भी जो है आपको बड़े बड़े नेता थे, कोई भी खुश नहीं थे, है ना। अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़कर जो लाखों शरणार्थी है वो रोज जो है वो दोनों राज्यों में पहुंच रहे थे, पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, भारत के पाकिस्तान में जा रहे थे, है ना। और खूब ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। गांधी जी यहाँ पर नोआखली वगैरह में जहाँ पर सबसे ज्यादा दंगे चल रहे होते हैं वहां पर जाते हैं, और कुछ गांधी जी के जाने का प्रभाव भी पड़ता है, वहां पर दंगे थोड़े कम भी होते हैं। अंत में 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और इनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताइए, एक बूढ़े आदमी को गोली मारकर क्या बहादुरी का काम कर दिया इस आदमी ने। जिंदगी में कोई दूसरा काम इसने नहीं किया। 4 अंग्रेजों को गोली मार देता। मैं तो ये गोली मारने का फिर भी समर्थन नहीं करता, पर गोली मारनी थी तो अंग्रेजों को ही मार देता। ऐसे बूढ़े आदमी को जो 2-4 साल में वैसे ही मर जाते हैं, इनको गोली मार दी और अपने आप को बहादुर कहते हैं। और कुछ लोग आज भी नाथूराम गोडसे को जो है वो देशभक्त तमाम पता नहीं क्या क्या कहते हैं। विडंबना है देश की। जो लोग पढ़ते नहीं है इतिहास उनका ऐसा ही होगा, है ना। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है और हमारा देश जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमने भारत को अब स्वतंत्र जो है करा दिया है। अब आप कहोगे सर यही पूरा समाप्त कर दोगे क्या? नहीं, एक लेक्चर जो है हम और लेंगे कल। उस लेक्चर में हम देखिए कि विभाजन के समय फिर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राज्य रजवाड़े, उनको किस प्रकार से भारत में सम्मिलित किया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या होता है, और फिर देखिए किस प्रकार से भारत के विभाजन के या भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद के माहौल क्या होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, वो एनसीईआरटी का चैप्टर ही हम पूरा डिस्कस कर लेंगे मेरे हिसाब से, तो उसमें बढ़िया से दिया हुआ है ना। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं और कल के लेक्चर के बाद में अपनी आधुनिक इतिहास जो है वो भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम नई सीरीज शुरू करेंगे पॉलिटी की, जिसमें हम लक्ष्मीकांत साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो कंसेप्चुअल जो आप कहोगी कुछ चीजें हैं वो मिलाकर हम डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, टाइम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं अगर उनको मान लीजिए वो हम मेरे से ही पढ़ रहे हैं तो उनको ये चाहिए ना कि एग्जाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कम से कम प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।